good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो ये लेक्चर बेसिकली एक ट्रायल लेक्चर मैं बना रहा हूँ और अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में 4 लेक्चर देख लिए हैं, जिसमें से एक बाइलिंगुअल था, 3 जो थे टोटल इंग्लिश वाले लेक्चर्स थे। तो वो जो टोटल इंग्लिश वाले लेक्चर्स थे उसी का जो है कि एक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो बना दे रहा हूँ और ये जो है कि वीडियो टोटल हिंदी में होने जा रहा है। ठीक है, तो एक फटाफट सा रिवाइज करेंगे, सारे टॉपिक्स को फटाफट कवर करेंगे और बेसिकली ये देखना है कि क्या हम बोर्ड पे चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, क्या मैं अपने आप को बेटर तरीके से आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो क्या है कि बेसिकली अगर मैं उस पर ही कंटिन्यू करता हूँ तो आगे जाके जो बड़े बड़े डेरिवेशंस आने वाले हैं उसको शायद स्क्रीन पे बता पाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये एक ट्रायल है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हम उसी पे करेंगे, बड़ी चीजों के लिए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मतलब इम्प्रूवमेंट होता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अच्छा, तो चलिए फटाफट हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स का स्टार्ट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि टाइप ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। उसके बाद 1D मोशन में वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट और 2D में रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतनी सारी बातें आज हम लोग करेंगे और फटाफट करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए पहले सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स में जाते हैं। तो मैकेनिक्स क्या था पहले ये बताना मुझे, याद है कुछ? मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स वर्ड जैसे ही सुनाई में आए, 2 वर्ड्स फटाफट दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन से 2 वर्ड? लोड्स एंड इफेक्ट्स। कौन कौन से 2 वर्ड्स थे? लोड्स एंड देन सेकंड वन वाज इफेक्ट्स। तो लोड्स मतलब फोर्सेस, किसी भी बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से उस बॉडी में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या वो डिफॉर्म हो रहा है या क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है या फिर क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो भी परिवर्तन आ रहा है हमें जानना है कि उसका इफेक्ट क्या है। तो देखो, लोड लगने पे, किसी बॉडी पे लोड लगने से डिफरेंट इफेक्ट्स आ सकते हैं। हमने देखा था कि क्या हो सकता है, अगर मैं जैसे इस चॉक पीस पे इस तरीके का मोशन, इस तरीके का फोर्स लगाऊं तो ये चॉक पीस टूट जाएगा। करेक्ट ना? टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। अगर इस चॉक पीस पे मैं ऐसा सा फोर्स लगा लूं तो ये चॉक पीस रोल करने लगा नहीं लगा, और ऐसा फोर्स लगा लूं तो ये चॉक पीस आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मोशन भी आ सकता है, रोलिंग हो चाहे ट्रांसलेशन हो, मोशन आ सकता है कह लिया आपने, और कह लिया कि डिफॉर्मेशन भी आ सकता है। और एक क्या आ सकता है, अगर मान लो मैंने ऐसे फोर्स लगा लिया, कुछ हो रहा है, कोई अंतर आ रहा है, तो इस फोर्स से कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? जब कोई अंतर नहीं आ रहा है तो क्या कहेंगे कि इसमें ना ही मोशन आया ना डिफॉर्मेशन आया, तो कह लेते हैं कि फोर्स इतना काबिल था ही नहीं कि कुछ कर पाए, ठीक है। ये जो दीवार है इसकी ताकत हमारे लगाए हुए फोर्स से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स हो सकते थे। अच्छा, तो लोड्स क्या है? लोड्स नथिंग बट फोर्सेस हैं, या फिर कह लो लोड्स वो हैं, कॉज हैं जो कि कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स बॉडी में ला सकते हैं, कॉजेज हैं। अच्छा, अब इसका जो क्लासिफिकेशन हमने किया था 2 टाइप से क्लासिफाई किया था इसे। टाइप 1 में हमने देखा था, टाइप 1 में याद है कुछ? जल्दी बताओ फटाफट। काइनेमेटिक्स जो कि अपने चैप्टर का भी नाम है, और दूसरा था डायनामिक्स याद है कुछ? अच्छा, काइनेमेटिक्स की स्टडी में ये काइनेमा वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन। ग्रीक वर्ड है काइनेमा, जिसका मतलब होता है मोशन। अच्छा, तो काइनेमेटिक्स की स्टडी में लोड्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और डायनामिक्स की स्टडी में, शॉर्ट में लिख देता हूं LE, दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। फोर्सेस की भी स्टडी की जाती है और इफेक्ट्स की भी स्टडी की जाती है, तब उसे हम डायनामिक्स कह देते हैं। और अगर सिर्फ इफेक्ट्स की स्टडी की जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। अब इफेक्ट्स की स्टडी में हम लोग कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, ये जो है ये क्वांटिटीज, इन्हें हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक क्वांटिटीज, ठीक है। तो काइनेमेटिक क्वांटिटीज के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे। तो काइनेमेटिक्स में कुल मिला के हम लोग ये स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, यही सब बात करने वाले हैं, यही सब है, ठीक है। जबकि डायनामिक्स में जाएंगे तो फोर्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ। तो दूसरा टाइप का क्या था? एक था डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए था, और दूसरा था रिजिड बॉडीज के लिए। तो मैं ये मान के तुम्हें ये सब बता रहा हूं कि तुमने पहले की वीडियोस देख रखे हैं 3.1, 2 एंड 3,
अगर देख रखा है तो फिर समझ में आएगा, अदरवाइज लगेगा कि ये क्या टीचर भाग रहा है फटाफट इतनी तेजी से। तो मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमने पहले पढ़ रखा है और इसको हम लोग फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है, ये नहीं कि मैं एकदम एक एक बातों को धीरे धीरे पढ़ाता चलूं। अभी टाइम नहीं है अपने पास, समझ में आ रहा है? फटाफट करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर भी बनाना है। अभी रिवीजन थोड़ी करेंगे यार, रिवीजन तो पूरा पढ़ने के बाद होता है ना, बीच में कर रहे हैं क्योंकि अपन ने ट्रायल वीडियो बनाना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब बताओ डिफॉर्मेबल का क्या मतलब होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी किसे कहेंगे? ऐसे बॉडीज जिनका फोर्स के एप्लीकेशन पे डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन मतलब शेप में चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे सारे बॉडीज को डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, ठीक है। ऐसे बॉडीज जिन पे कितना ही फोर्स लगाओ या फिर फोर्स लगाने पे अगर शेप साइज में चेंजेस नहीं आ रहा है और वो मूव कर जा रहे हैं, मोशन उत्पन्न हो रहा है, शेप साइज में चेंजेस नहीं आ रहा है, ऐसे बॉडीज को रिजिड बॉडी कहते हैं। तो जब भी फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन नहीं आएगा और बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी आ रही है या कुछ एक्सेलरेट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है ना, तब उन सब बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। अगर फोर्स के एप्लीकेशन से डिफॉर्मेशन पैदा हो रहा है, बॉडी के शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, तो उसे डिफॉर्मेबल बॉडी कहेंगे। तो डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी को कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या फिर कह लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर इसे और भी कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्मेबल मटेरियल। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है ना, ये स्पेशली, या सॉन्ग कह लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये स्पेशली एक सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग में। अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर में जाके, तो ये स्पेशली एक सब्जेक्ट होता है, पूरी एक सब्जेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 11th क्लास में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के अंदर हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी, सबसे बेस्ट नाम इसका क्या होगा पता है? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी इसका, ठीक है। और ये क्या हो गया? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स, जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आने वाला है, ये टोटली रिजिड बॉडी के बारे में होने वाला है। रिजिड बॉडी में ही तो डिस्प्लेसमेंट और ये सब की बातें करेंगे। अगर डिफॉर्म हो गया तो फिर काय का डिस्प्लेसमेंट? तो फिर पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो गया, समझ रहे? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जैसी बात तो नहीं आएगी ना अगर डिफॉर्मेबल बॉडी हो तो, ठीक है। तो अभी ये बात समझ में आ रही कि ये सब जो अभी पढ़ने वाले ना काइनेमेटिक्स में, वो टोटली रिजिड बॉडी के लिए होने वाला है। आगे जाके सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब भी सारे के सारे इसमें आने वाले हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में आने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी बॉडी का हम डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपका चैप्टर कौन सा होगा? इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी चैप्टर होगा, जो उसमें ही हम डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सारे रिजिड बॉडी के बारे में जाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये यहां तक हो गई बात। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं इसको रख कर दूं। अच्छा, याद कराओ, याद कर लो जरा, जल्दी जल्दी बताओ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन कौन कौन से थे? याद आ रहा है कुछ? टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के थे ये तो बताओ? 4 प्रकार के थे, है ना? 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ मोशन थे, कुछ याद आता है? हाँ, तो टाइप्स ऑफ मोशन 4 प्रकार के थे। पहला था लीनियर, फिर सर्कुलर, रोटेशनल और वाइब्रेशन। तो लीनियर, मैं यहां पे लिख देता हूं, लीनियर, देन सर्कुलर, देन रोटेशनल एंड चौथा कौन सा था? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल या वाइब्रेटरी, वाइब्रेशनल, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट मुझे देना। हाँ, तो लीनियर मोशन में क्या होता है? जो भी बॉडी मोशन में है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे। अगर मान लो कि एक रोड है बिल्कुल सीधा और उसमें कोई कार चल रही है, तो क्या हो जाएगा? कार के चलने का मोशन का टाइप क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट चलें, सीधे सीधे, तो आपका मोशन क्या होगा? लीनियर होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, लग रहा है क्या? कोई बहुत बड़ी बात लग रही है क्या? बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। अगर देखो, अभी कोई पेन है मेरे पास, मान लेते हैं अभी ये पेन है या ढक्कन है, इसे मैंने यहां से ड्रॉप किया, तो जैसे ही ड्रॉप करूंगा, अगर मैंने इधर उधर नहीं फेंका, इसे बिल्कुल सीधे ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये जो मोशन है ना कैप का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने वाला है। कोई सी चीज ड्रॉप करती है तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉप करती है, क्योंकि ग्रेविटी बिल्कुल सीधी ओर से खींच रही। हाँ, इसे मैं ऐसे फेंक दूंगा तो फिर बात रुक जाएगी, तो अपनी पैराबोलिक
पाथ वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर बिल्कुल सीधे अगर मैंने ड्रॉप कर दिया बिना कोई फोर्स लगाए, सीधे सिंपली ड्रॉप करता हूं अगर मैं, तो ये ड्रॉपिंग का जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा। लीनियर मतलब कि बिल्कुल सीधे लाइन में होगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर और रोटेशनल में क्या अंतर है? अगर देखो ये येलो चौक ले लिया मैंने, ये व्हाइट चौक ले लिया, ठीक है। अब येलो चौक को मैं एक्सिस मान रहा हूं और व्हाइट चौक को किसी दूरी पे रख के इस येलो चौक के अबाउट घुमा रहा हूं, इस तरीके से। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो व्हाइट चौक का मोशन होगा ना, व्हाइट चौक का मोशन, ये सर्कुलर मोशन होने वाला है। अब मान लो कि मेरा एक्सिस व्हाइट चौक के अंदर ही है और व्हाइट चौक को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये रोटेशन हो गया। अगर अब भी नहीं समझ में आता है तो अपने गाड़ी का पहिया याद करो, बाइक का पहिया या किसी भी 4 व्हीलर का पहिया ले लो, तो पहिया क्या होता है? अपने ही एक्सल लगा होता है ना, पहिया एक्सल कह रहा हूं, गोल 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 घूमता है, उसे ना रोटेशन कहते हैं, ठीक है। वो रोटेशन भी होता है और साथ ही साथ पहिया आगे भी बढ़ रहा होता है। रोटेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ पहिया आगे भी बढ़ रहा है। अब मान लो तुमने स्टैंड लगा लिया, साइकिल पे तुम स्टैंड लगाओ और पहिए को घुमाओ, तो जब पहिया घूम रहा है ना, ये क्या है? ये रोटेशन है। लेकिन जब तुम पैडल मार के जब साइकिल चला रहे होते हो ना, तो वो साइकिल रोटेट तो कर रहा है व्हील, साथ ही साथ साइकिल आगे भी जा रही होती है। तो वो जो आगे जा रही होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। लेकिन अपने ही एक्सिस पे अगर वो गोल गोल घूम रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। तो जब साइकिल एक्चुअली चलाते हैं या कोई सा भी व्हीकल चलाते हैं, तो जो ये व्हील होता है ना, वो रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसे हम रोलिंग कहते हैं। और रोलिंग एक बढ़िया सा टॉपिक है, उसके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये समझना है कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन में एक्सिस बॉडी के अंदर से पास नहीं कर रही होती। अरे भाई यहां एक्सिस ले लिया मैंने, ये बॉडी है, ये घूम रही है ऐसे सर्कल पे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ऐसे घुमाने लगूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी के अंदर है। समझ में आती बात? अगर इसे ऐसे घुमाने लगूं, ऐसे ही, तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं वाइब्रेशनल मोशन में। वाइब्रेशन मोशन के बारे में बताया था ना, ये अप एंड डाउन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन की एक सबसे अच्छी बात बता दूं। वाइब्रेशन मोशन की सबसे अच्छी बात क्या है? वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे? अच्छा अभी आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूं, सॉरी आप तो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, साउंड आपको सुनाई दे रहा है कुछ, तो ये जो साउंड आ रहा है ना, बेसिकली ये कहीं ना कहीं कुछ मेरी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। और वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा? गले के पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड से आप यहाँ पे अपना हाथ लगा कर देखो और कुछ कुछ करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो कॉर्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं, और ये इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से हम बोल पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस करने के मीडिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड टू प्रोड्यूस साउंड, उसमें पढ़ेंगे तो वाइब्रेशन एक पॉइंट होगा। अब जैसे मैंने इसको पीटा, साउंड आ रहा है, पीटने पर साउंड आ रहा है। अगर पीटने पर साउंड आ रहा है तो पक्का यहाँ कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हुआ होगा इसके अंदर। हाँ दिख नहीं रहा है लेकिन हुआ होगा, शायद उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो। एम्पलीट्यूड क्या मतलब? जैसे ये मान लो ये मेरा हाथ वाइब्रेशन पे है और ये मीन पॉइंट है, इसके अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, हाथ वाइब्रेट कर रहा है, तो ये मीन पॉइंट से कितनी दूरी तय कर रहा है मैक्सिमम, ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पॉइंट से नीचे एम्पलीट्यूड, ऊपर एम्पलीट्यूड, नीचे एम्पलीट्यूड, तो ये जितना दूरी तय कर रहा है मीन पॉइंट से, उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब मान लो ये एक वाइब्रेशन हो गया और दूसरा वाइब्रेशन ये हो गया, तो पहले में ज्यादा एम्पलीट्यूड था या दूसरे में? ऑब्वियसली दूसरे में मीन पॉइंट से ज्यादा दूरी तक जा रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और ये सारी बातें हमने करनी है जाके कौन से चैप्टर में? एसएचएम में और वेव्स, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम लोग काफी डिटेल में सारी बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा तो वाइब्रेटरी मोशन में क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं 1D मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम हमने किए थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। हाँ
अच्छा सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली वो बाहर से आवाज वगैरह आ रही है ना, तो इसलिए ये नया कुछ करने की कोशिश में थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गया हूँ। अच्छा चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो अच्छा मुझे ये बताओ, और स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन भी पढ़ लेते हैं चलो साथ ही साथ। अच्छा एक मैंने यहाँ पे ले लिया, ये क्या ले लिया, पेड़ ले लिया, और ये एक ले लिया यहाँ पे, ये क्या ले लिया, ये एक कार ले लिया जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रही है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ ट्री इज गोइंग टू बी 0, राइट। ये तो ग्राउंड पे अटैच है ना, इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी v है मान लिया। और मान लेते हैं कि एक आदमी भी यहां पर खड़ा है, एक आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है। मैन ट्री मैन कार, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होगा बता सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू मैन बता सकते हो। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है, अपन को क्या करना होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठना है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी की वेलोसिटी क्या है वो बतानी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं थोड़ी सी, स्टेट ऑफ मोशन की, अगर मैं पूछूं कि क्या तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो तुम क्या कहोगे, सर रेस्ट पे, है ना, यही कहोगे ना, रेस्ट पे। अच्छा अब मान लो कि तुम किसी कार पे बैठे हुए हो और अपने घर को क्रॉस कर रहे हो, अभी बताओ कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारे घर का स्टेट ऑफ मोशन क्या है। अब जब तुम क्रॉस कर रहे होगे गाड़ी में बैठकर, तो तुम्हें लगेगा, जब तुम गाड़ी में बैठकर क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हें घर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, देगा नहीं देगा। तो अब तुम्हें अपना घर क्या है कि मोशन में दिखाई दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा मतलब रेफरेंस प्लेन कहाँ है, तुम किसे रेफरेंस डिसाइड कर रहे हो। अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि तुम्हारे घर का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तुम कहोगे रेस्ट, क्योंकि तुमने एक रेफरेंस प्लेन दिमाग में बना के रखा है, वो है ग्राउंड। अगर रूम में पंखा घूम रहा है, मैं पूछूं कि पंखा घूम रहा है मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो फट से कह दोगे क्या, मोशन में, क्योंकि तुमने दिमाग में ये रेफरेंस प्लेन बनाकर रखा हुआ है पहले से कि मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या दीवार के रेस्पेक्ट में या सीलिंग के रेस्पेक्ट में देखना है कि हाँ ये तो घूम रहा है। लेकिन अगर तुम खुद जाके पंखे में बैठ जाओ ना, तो तुम्हारे लिए पंखा रेस्ट कंडीशन में होगा। आती बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब तुम्हारा घर जो है कि रेस्ट कंडीशन में है, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लो तो रेस्ट कंडीशन में, लेकिन अगर तुम कार से गुजर रहे हो तो तुम्हारा घर जो है कि पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेफरेंस प्लेन क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेफरेंस प्लेन क्या है। समझ में आ रही बात, रेफरेंस प्लेन को जानना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा अब चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं कि मान लीजिए क्लास में बैठे हैं आप लोग, तो ग्रीन बोर्ड का स्टेट ऑफ मोशन क्या है क्लास में, कितने लोगों ने कहा रेस्ट। तो अगर आपने रेस्ट कहा है तो आप गलत है, ठीक है। अच्छा कितने लोगों ने सोचा कि ये मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन इसका मोशन में या मूविंग है, कितने लोगों ने ऐसा कहा। अगर आपको ये लगता है तो भी आप गलत है। देखो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यहाँ पे ये है कि अगर मैं स्टेट ऑफ मोशन पूछ रहा हूं, रेस्ट या मूवेबल है या जो भी है बताना है, तो बताने से पहले ये तो फिक्स कर लो कि रेफरेंस प्लेन क्या है। अरे भाई तुम कहां बैठे हो, जब तक मैं ये नहीं बताता कि हमारा रेफरेंस प्लेन ये है, तुम नहीं बता सकते कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है। समझ में आती बात। अगर ये बोर्ड के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस बोर्ड, तो तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा सर मुझे रेफरेंस प्लेन तो बताइए, बिना रेफरेंस प्लेन की मैं कैसे बता दूंगा इसका मोशन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो रेफरेंस प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे हम लोग रेफरेंस प्लेन को चेंज कर करके देखते हैं कि बाकी का मोशन कैसा है, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं लिखता मैं, अब मैं सीधे एक रेफरेंस प्लेन ले रहा हूं और बाकी का मोशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। रेफरेंस प्लेन मैंने अगर ट्री को ले लिया, ट्री को मैंने रेफरेंस प्लेन ले लिया, तो अब मुझे बताओ मैन का स्टेट ऑफ मोशन क्या है। ट्री के रेस्पेक्ट में मैन तो यहाँ पे बिल्कुल खड़ा हुआ है ना, ये तो चल ही नहीं रहा है, मैन की भी वेलोसिटी 0 है अगर, तो मैन जो है कि रेस्ट कंडीशन पे आती बात समझ में। वैसे ही अगर कार की बात करूं, ट्री के रेस्पेक्ट में कार
क्या मूवेबल है? कार तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आप ट्री पे बैठे रहोगे, ट्री पे यहाँ पे डाली बनाकर बैठ जाओ, अगर बैठे रहोगे तो तुम्हें कार मूव करती दिखाई देगी नहीं देगी? तो ये मोशन में है। समझ में आ रहा है? अब मोशन में तो है, लेकिन क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में? अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये पॉजिटिव v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा रेफरेंस ले रहा हूं मैं मैन। अगर मैंने मैन को रेफरेंस लिया और बाकियों के बारे में देखता हूं कि क्या है स्टेट ऑफ मोशन, तो आइए ट्री के बारे में बताइए, ट्री के बारे में बताइए फटाफट जल्दी। मैन के रेस्पेक्ट में ट्री दोनों ही जीरो वेलोसिटी पे। अगर मैन ये खुद ही हो, आदमी अगर देखेगा ट्री को तो ट्री तो इसे रेस्ट कंडीशन में ही दिखाई देगी, है ना। और कार के बारे में बताओ, तो मैन के रेस्पेक्ट में कार अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो पॉजिटिव v। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब तीसरी बात, कार के रेस्पेक्ट में ट्री और मैन का क्या कंडीशन है, बता सकता है कोई? देखो, अगर कार के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो हमें कार के अंदर जाकर बैठना होगा। अब कार में बैठ जाओ कार में बैठ जाओ और ट्री इधर में एक साइड पे ट्रीज होती हैं, ट्री को देखो क्या होता है, तुम्हें ट्रीज पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है नहीं देती? दिखाई देती है ना। तो ट्री जो पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। मेन पॉइंट यहां पे क्या है? पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो पहली बार तो मोशन में तो दिखाई दे रही है, तो कोई भी गधा से गधा बच्चा भी बता देता कि मोशन में तो है। लेकिन पॉजिटिव v या नेगेटिव v, हमने माना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां पे वेलोसिटी देखो, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ना, तो ट्री से नेगेटिव v डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ही ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी होगी। समझ में आती बात? वैसे ही मैन के बारे में भी सेम कंडीशन, मैन के बारे में भी सेम कंडीशन ही लगेगा ना उसे। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो आपको अगर ये उतारना है, वैसे तो पढ़ चुकी हो सब कुछ, उतारना तो उतार लो, वरना अपन आगे बढ़े। स्टॉप कर लेना वीडियो, ठीक है? मैं रब कर रहा हूं इसे। तो इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि सर यार हमारे लिए वीडियो ही नहीं बना रहे 2 दिन से। तो मैं सच बताऊं तो बच्चों, मैं थोड़ा सा व्यस्त जरूर था, अदरवाइज मैं जरूर बनाता। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ अफेक्ट हो मेरी वजह से, तो मैं तो डेली वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपका कोर्स कंप्लीट कराऊं कम से कम टाइम पे, लेकिन क्या है कि कुछ काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बहाने नहीं है, सच में कुछ काम आ जाते हैं। अदरवाइज में, और ये एडिटिंग वगैरह ये बहुत टाइम लेता है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा वीक हूँ एक्चुअली, तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। जब इस पे हाथ जम जाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं 1D में। अच्छा, हमने वो 2 ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था ना, ट्रेन ए ट्रेन बी, उसकी वेलोसिटीज ली थी। अब मैं उसी में थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म लेती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ले लिया। अब ट्रेन ए को मान लिया कि 50 किलोमीटर पर आवर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ट्रेन बी 100 किलोमीटर पर आवर से बैक साइड मूव कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म तो जीरो वेलोसिटी पे ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, velocity of B with respect to A, velocity of platform with respect to A, फिर उसके बाद आपको निकालना है और velocity of A with respect to platform, velocity of B with respect to platform, velocity of P with respect to B। इतनी सारी बातें आपको निकालनी है। आपके पास थोड़ा सा समय है, और तब तक मैं चेक कर लूं कि मेरा वीडियो चल तो रहा है ना। ठीक है, तो कोशिश कर ली, बनाया कुछ बन रहा नहीं बन रहा है? चलो अब आ जाओ, यहां पे देखते हैं। VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B का फॉर्मूला क्या होता है? VA माइनस VB। इतनी बात आती है। अब VA मुझे बताना, VA क्या है, और हमें हमेशा इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं। ये बात बार बार याद न दिलानी पड़े। ठीक है,
तो VA क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया जो कि फॉर्मूले में है। अब VB के बारे में बताओ, VB जो है कि नेगेटिव डायरेक्शन में 100 है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव 100 लिखना होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो ये टोटल आंसर कितना बन गया 50 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 150 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में? वैसे ही बताओ VBA मतलब VB माइनस VA, अब मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, जगह कम है, तो ये क्या हो गया VB जो हो गया माइनस 100 माइनस ऑफ VA कितना है 50 है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा माइनस 150। कितनों का सही आया किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनों का सही आया, झूठ नहीं बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कमेंट में बताना सही आ रहा था कि नहीं, ये सारे क्वांटिटी सही आए थे कि नहीं, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। अच्छा PA VP माइनस VA, VP P की वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 माइनस VA, A की वेलोसिटी क्या है प्लस 50, तो दिस विल बी 50, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, तो इधर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे ही AP का क्या हो जाएगा, A की वेलोसिटी 50 माइनस 0 किलोमीटर पर आवर, सो पॉजिटिव 50 आ गया। VBA, अब मुझे बताओ VB माइनस BP, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू P। अच्छा मैं ये सारी चीजें बताता जा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा VAB का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होती है VAB की, कि बस फॉर्मूला में रखते गए और निकालते गए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सुनो, VAB का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब तुम A में बैठे हो कि B में बैठे हो, पहले ये बताओ तो। VAB जब लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो ये बात ध्यान में रखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी आ रहा है लेटर ना, उस पे हमने बैठना है जाके, समझ में आ रही बात? VAB का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ A निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब कि मुझे कहां जाके बैठना है, B में जाके बैठना है। अब मैं B में बैठ जाऊंगा, B इधर की ओर जा रहा है 100 से, A इधर की ओर जा रहा है 50 से, अब B में बैठ के, अगर B में बैठ के मैं A को देखूंगा तो मुझे लगेगा A 150 की स्पीड से इधर की ओर जा रहा है, समझ में आती है बात? अरे भाई VAB का आंसर कितना आता है 150। अगर तुम B में बैठे होगे ना, तो तुम्हें B तो लगेगा कि स्टेशनरी है, क्योंकि तुम तो इस पे बैठे हो ना, अब ये मूव कर रहा हो तो क्या हो गया, तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो B स्टेशनरी है, लेकिन A जो तुम्हें दिखाई देगा वो लगेगा कि 50 प्लस 100 150 की स्पीड से आगे जा रहा है। आती बात समझ में कुछ? वैसे ही अगर तुम A पे बैठे हो और B को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि B 150 की स्पीड से पीछे की ओर जा रही है, खतरनाक स्पीड से जा रही है पीछे की ओर, समझ में आती है बात? तो वैसा ही यहाँ पे AP लिखा है, मतलब कि A विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब कि आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर मैं A को देखूंगा, तुम्हें खुद सोचो A पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 की स्पीड से जा रहा है, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के A को देख रहा होता तो मुझे लगता कि हाँ 50 की स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, उसमें क्या है, वही तो आ रहा है आंसर हमारा। और वैसे ही सोचो, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के B को देखूं तो आंसर क्या आना चाहिए 100 पीछे की ओर, ऑब्वियसली। तो यहाँ फॉर्मूले रख लो, VB माइनस VP, VB कितना है माइनस 100, VB कितना है माइनस 100 माइनस ऑफ 0, दैट मीन्स माइनस 100 और किलोमीटर पर आवर, फाइन। वैसे P भी निकाल लो यार, जल्दी करो। VP 0 माइनस VB तो ऑलरेडी माइनस 100 है, तो ये क्या आ गया प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। आधी बात समझ में? ये सारी बातें समझ में आ रही है? तो इसमें हमने प्लेटफॉर्म ऐड कर लिया और थोड़े से और भी क्वांटिटीज निकाल दी। ये बात समझ में आ रही है? कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कैसे बताऊं सर, आपको तो सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई देगा भाई, कमेंट में लिखोगे तो सब कुछ सुनाई देगा। अगर कमेंट पे लिखते हो और मैंने देखा, वैसे मैं देखता हूं, अगर मैंने देख लिया तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अच्छा चलो, तो ये 1 डायमेंशन की बात हो गई। तो 2 डायमेंशन भी तो इजी था, एक बार एक 2 डायमेंशन की भी बात कर ले क्या, मैन एंड रेन वाला। एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये वीडियो को हम लोग स्टॉप कर लेंगे। एक बार मैं देख लूं, हाँ ये तो चल रहा है। तो अच्छा, अब देखो मान लेते हैं कि ये रेन ड्रॉप्स हैं जो कि वर्टिकली फॉल कर रहे हैं। रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर VR लिख सकता हूं जो कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे एक आदमी था
जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसके पास एक क्या है, बताओ क्या है, इसके पास एक छतरी है। अब ये छतरी को कितने एंगल में पकड़े अगर ये चल रहा है, सॉरी ये चौक डस्ट ना ये प्रॉब्लम करते हैं अच्छा, ये Vm है, ये वेक्टर ऑफ क्या है, कौन सा वेक्टर है, मैन का वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे पास, तो हमें पता करना है कि ये कौन से एंगल पे छाता पकड़े कि ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए क्या है ना, बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा VRM, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैंने निकाल लिया, तो उसी का एंगल अगर मैं निकाल लूंगा तो उतने ही एंगल पे तो मुझे छाता पकड़ना होगा ना। अब अगर मैं खड़ा हूं सीधा, मानो अगर मैं सीधा खड़ा हूं और वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो मुझे छाता भी एकदम बिल्कुल सीधा पकड़ना पड़ेगा ना। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन वो तो स्ट्रेट हो रही है ना। अगर मैं चलने लगा, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब तुम बारिश हो रही हो सीधे सीधे चलोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि पानी इधर से गिर रहा है, तुम्हारी तरफ गिर रहा है। तो एक्चुअली पानी सीधा गिर रहा होता है, जब सीधा गिर रहा होता है तब की बात कर रहे हैं। पानी कई बार टेढ़ा भी गिर रहा होता है, वो हवा की वजह से हो सकता है, ठीक है। जब पानी सीधा सीधा गिर रहा होता है ना, और अगर तुम तेजी से दौड़ो तो तुमको पता चलेगा कि सामने का भीग गया, पीछे का नहीं भीगा। तो क्या पानी के तुम्हारे ऐसे से गिर रहा था, क्या ऐसे नहीं गिर रहा था, लेकिन तुम्हारे बढ़ने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है ये, आती बात समझ में, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो अपन ये बात करते हैं, तो ये हमें VRM निकालना होगा, तो VR माइनस VM ये वेक्टर निकालना होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि किसको वेलोसिटी वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है और किसको नहीं आता है, क्योंकि अगर नहीं आता है तो आपको कौन से लेक्चर में जाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन के और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लेक्चर में पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास वेक्टर A है इस तरीके से और वेक्टर B है इस तरीके से, तो VA प्लस B क्या होता है, A ड्रॉ कर लो और फिर B को A के अंत से ड्रॉ कर लो, और फिर अगर ये कौन से डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो, यही क्या होगा, A प्लस B होगा, ठीक है। अगर मुझे A माइनस B निकालना होता तो मैं A ड्रॉ कर लेता, और माइनस B क्या होगा, B ऊपर की ओर है तो माइनस B जस्ट नीचे की ओर होगा, लेकिन एंगल हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया माइनस B वेक्टर, ये हो गया A वेक्टर। अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको बंद करना है हमें। ये जो पॉलीगन बनने जा रहा है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद कर देना, मतलब कि ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बंद कर दिया, तो ये हो गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B। आती बात समझ में। अब ये अगर वेक्टर एडिशन तुम्हें आता है तो फिर ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, आओ कर लेते हैं भाई। देखो हमने क्या करना है, VR माइनस VM, तो VR तो मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा ऐसे जैसा का तैसा, VR मैंने ड्रॉ कर लिया जैसा का तैसा, ये हो गया VR, ठीक है। अब VM हमें कहां से स्टार्ट करना है, इसके एंड पॉइंट से VM स्टार्ट करना है जो कि हॉरिजॉन्टल है। VM तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो माइनस VM क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस VM। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको अपन ने क्लोज कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे क्लोज कर लो, तो ये क्या हो गया, वेक्टर सॉरी VR माइनस VM, वेक्टर VR माइनस VM ही क्या है, वेक्टर RM है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुल मिला के बात क्या होगी, अब समझना ध्यान से, देखो रेन ऐसे गिर रहा था लेकिन तुम ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो तुम्हें छाता जस्ट ऐसे लगाना होगा यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना बेटा, ये अगर ध्यान से समझ लो ना तो ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। देखो अब तुम्हारे लिए रेन तो ऐसे गिर रहा है ना, एक्चुअली रेन वर्टिकली गिर रहा था, लेकिन तुम्हारे चलने के कारण वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये बन चुका है अपने यहाँ, तो तुम्हें छाता ऐसे लगाना पड़ेगा ना, इसके डायरेक्शन में, मतलब कि ये छाते का एंगल अगर तुम निकालना चाहो कि कितने एंगल पे मैं वर्टिकल से कितने एंगल पे छाते को टिल्ट करूं, ये जानना चाहते हो तो ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल थीटा निकाल लो। कैसे निकालोगे ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है, ये 90 है, ठीक है। अगर मुझे tan थीटा लिखना है, tan थीटा लिखना है तो कैसे लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर इज VM, परपेंडिकुलर इज VM डिवाइडेड बाई VR। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिए, अरे यार मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बस थीटा निकालने के लिए बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स VM/VR जो है कि आपको एंगल थीटा दे देगा, जिसपे इस आदमी को वर्टिकल से इंक्लिनेशन लेके छाता पकड़ना चाहिए ताकि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाए। ठीक है, तो आज मतलब यहाँ तक की बातें सारी कंप्लीट हो गई हैं। काइनेमेटिक्स का ये ऑलमोस्ट रिवीजन हो चुका है, और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब इसके आगे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, और कुछ और पॉइंट्स हैं, वो सब देखेंगे हम लोग, सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। है ठीक है, और मुझे बताइए कि इसमें अगर मजा आ रहा है तो इसमें कंटिन्यू करें, अदरवाइज मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उधर। ठीक है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ रही है, धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज write down your feedback in comment and let me know, okay, and please subscribe it, and अब तो यार हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो भी देखना चाहें उनके साथ शेयर कीजिए, और बताइए कि मतलब ज्यादा बच्चे आते हैं तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट हिंदी के वीडियोस भी अलग से बनाने लगूंगा, इंग्लिश के अलग बनाने लगूंगा, लेकिन बच्चे उतने होने चाहिए, ये नहीं कि 10-15 लोग देख रहे हैं उसके लिए अब मैं डबल मेहनत करता रहूं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा बच्चे होंगे तो मुझे खुद मतलब मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू विथ योर लर्निंग, पढ़ते रहो बढ़िया मस्त से दिमाग लगा के, और दिमाग खुला रहना चाहिए पढ़ते वक्त। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी। खुला रहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की बातें सोचूंगा, खुला रहना मतलब कि पुस्तक जो पढ़ रहा हूँ मैं उस पर एकदम बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, और इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ो, नोट्स बनाते चलो, और मुझे बताओ क्या है फीडबैक में। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।